बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो चैप्टर है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है कुछ मूवमेंट से। ओके, वो मूवमेंट जो है वो रिलीजियस भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं और मिलिट्री टाइप की मूवमेंट्स भी थी। वो बेसिकली सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की जो एक ये सारी मूवमेंट जो है बेसिकली रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के नाम से जानी जाती हैं। यानी मुसलमानों सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में एक रिवाइवल, किसी भी चीज़ जो ख़त्म हो गई है उसको दोबारा से पैदा करना, इवन वो कोई रिलीजियस बात हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, इस तरह की बात चीज़ों को जो दोबारा राइट्स के मसले फिर से मुसलमानों में जो रिवाइव करने की, उनमें फिर से पैदा करने की बात होती तो वो मूवमेंट्स जो चली थी उनको हम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का नाम देते हैं। पहले हमने शाह वलीउल्लाह की रिवाइवलिस्ट मूवमेंट पढ़ी, फिर सैयद अहमद शहीद पढ़ी, फिर फराइदी मूवमेंट पढ़ी। अब हम इस चैप्टर की आखिरी मूवमेंट यानी अलीगढ़ मूवमेंट को हम आज पढ़ेंगे। इस मूवमेंट में 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, बेसिकली ये उसके बाद स्टार्ट हुई ग्रेजुअली। उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो मुसलमानों की जो कंडीशन थी बहुत ही मिजरेबल हो गई थी। ये जो सर सैयद अहमद खान की जो अलीगढ़ मूवमेंट है एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के तौर पे उभरी। यानी और बहुत ही सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में बहुत ही डीप इम्पैक्ट इसने डाला, बोथ साइड। इसके हम आगे जाके पूरे जो एस्पेक्ट्स हैं और वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों पर और जो यहाँ के रूलर जो ब्रिटिशर थे उन सब पे बहुत ही डीप इम्पैक्ट डाला इस मूवमेंट में। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट है और आगे जाके यही मूवमेंट जो है वो टू नेशन थ्योरी और मुस्लिम लीग की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी, मुसलमानों की एक अलग पॉलिटिकल पार्टी थी, उसकी जो क्रिएशन की बेसिस बनी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। और ये किससे जो है वो है रिलेटेड है, ये है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का पूरा जो लास्ट लेक्चर में हम पूरा उसकी जो एक उनकी पूरी हिस्ट्री और बायोग्राफी और सारी स्ट्रगल का एक ओवरव्यू दे चुके हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मुसलमानों की जो कंडीशन थी बहुत ही मिजरेबल हो गई थी अंडर द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स एंड हिंदूज। और ये डिफ़िकल्टी उस वक्त और ज़्यादा बढ़ गई या बढ़ जाती है जब मुसलमानों की जो एजुकेशन है वो भी जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर थी। स्पेशली जो न्यू एजुकेशन थी जो ब्रिटिश स्कूल्स में दी जा रही थी वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर थी। ऑन द अदर हैंड हिंदूज जो थे वो अब पूरी एजुकेशन ब्रिटिश स्कूलों में हासिल कर रहे थे और जो उसके जो रिजल्ट ये आ रहा था कि जितनी भी अच्छी पोस्ट थी गवर्नमेंट्स की, वो इवन यानी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट, ये जो बड़ी पोस्ट कहलाती हैं, इवन जो जुडिशरी तक की पोस्ट जो है हिंदुओं के पास थी। तो मुसलमान वैसे ही बहुत बुरी कंडीशन में थे और जो एजुकेशन वाइज नहीं होने की वजह से उनकी जो कंडीशन और बुरी हो गई थी। और मुसलमान ब्रिटिश स्कूल्स में जाकर अपने बच्चों को एजुकेशन देना भी पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन, एनिमी समझते थे। दैट्स वाई वो उनके स्कूल्स में जाना ही नहीं चाहते थे, ना अपने बच्चों को भेजना चाहते थे। बहुत सारे उसके जो है वो उस वक्त जैसे आज भी बातें होती हैं वैसी उस जमाने में भी थी। लेकिन हिंदुओं ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो एजुकेशन सारे ब्रिटिश स्कूल्स में लेते रहे और उसका उन्होंने बेनिफिट भी उठाया। उसकी एक वजह जो
वजह ये थी, मुसलमानों को एक और चीज़ का जो सामना था वो ये था कि वो इन द आईज ऑफ ब्रिटिशर दे आर डिसलॉयल, हेटेड, वो हेटेड फेस कर रहे थे एज ए डिसलॉयल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये चीज़ मुसलमानों को फेस करना पड़ रही थी, और जिसकी वजह से और बहुत ही इकोनॉमिक और सोशल जो है ना वो भी मुसलमानों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट टू रिस्टोर द मुस्लिम स्टेटस इन द सोसाइटी। ये इसका मेन फोकस था कि मुसलमानों का जो स्टेटस बहुत ही हर हर एस्पेक्ट पे, हर लेवल पे, हर कॉर्नर पे बहुत नीचे चला गया, उसको रिस्टोर किया। और जब वो स्टेटस रिस्टोर करने की बात हो रही तो इसका मतलब है कि मुसलमानों को भी वो उन्हीं बेनिफिट के लिए जो तैयार कर रहे थे जो कि हिंदू बेनिफिट्स ले रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और वो भी प्रोग्रेस के लिए अब तैयार। और सैयद अहमद खान ब्रिंग द मुस्लिम इनटू द रोड ऑफ प्रोग्रेस, ये इनका मेन फोकस था। अब जैसे तमाम हमने जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी उनका ऑब्जेक्टिव था, ऑब्वियसली विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई मूवमेंट या कोई जो है स्ट्रगल हो नहीं सकती। तो सर सैयद अहमद खान की भी जो अलीगढ़ मूवमेंट थी इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 था टू रिमूव द डिसलॉयल्टी इन द हार्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। एक तो इस चीज को जो है वो कम करना था कि वो डिसलॉयल्टी जो थी वो क्रिएट जो हो गई थी 18 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, उसको रिमूव करना था। नंबर 2 क्या था? नंबर 2 जो ऑब्जेक्टिव था वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का यकीन दिलाना था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो मुसलमानों की वजह से नहीं हुई, मुसलमान उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, बल्कि ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव मिस हैंडलिंग थी, यानी इस एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक थी जिसकी वजह से वो यहाँ के लोगों को हैंडल करने में या मैनेज करने में, समझने में नाकाम हुए, जिसकी वजह से ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई, रिवॉल्ट हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो ये बेसिकली ये था। तो सर सैयद अहमद खान ने जो बॉल थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोर्ट में डाल दी कि गलती तो आपकी थी, और प्रॉब्लम और सारा जो आप अपनी जो एक्ट दिखा रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं, एटीट्यूड जो है अगेंस्ट द मुस्लिम है, ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबल आप हैं। तो इसके अगेंस्ट में वहां के जो एक सेक्रेटरी टू द वाइसरॉय थे, उन्होंने ये बात सर सैयद अहमद खान की बहुत बुरी लगी उन्हें, और उन्होंने कहा कि इस बात की तो सर सैयद अहमद खान को जो है ना पनिश होनी चाहिए कि वो उल्टा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही ब्लेम दे रहे हैं बेसिकली ग्रेजुअली। लेकिन ये बात समझ में आई कि हाँ हमारी कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स थी, अगर वो नहीं होती, क्योंकि ऐसे रूल भी बन गए थे, ऐसी चीजें भी बन गई थी, तो अगर ये सब नहीं होती एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक तो ये रिवॉल्ट भी नहीं होता। तो इस बात को ग्रेजुअली रियलाइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ऑन द अदर हैंड सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को भी परस्यू करना शुरू किया कि आप भी जो है वो मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करें, और अगर आपको हिंदुओं को लेवल पे आना है, उनकी बराबरी दिखानी, उनके बराबर रहना है, अपने स्टेटस को जो रिवाइव करना है, उनके स्टेटस के बराबर आना है, तो फिर आपको जो है मॉडर्न एजुकेशन जो है वो हासिल करनी पड़ेगी। और आप चाहते हैं, आप ये देखते हैं कि सारी अच्छी पोस्ट पे हिंदू हैं, मुसलमान भी हों, तो फिर आपको लाजमी जो है वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी। इनिशियली इस बात की भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट में लोग आए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनकी इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया कि वाकई अगर हम इसी तरह से मॉडर्न एजुकेशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल थे उसको भी हम रिजेक्ट करते रहे तो हम कुछ सालों के बाद बहुत पीछे रह जाएंगे,
और तमाम सोसाइटी पे जो अच्छी पोस्ट है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल पोस्ट, इन सब पे जो है वो हिंदू 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 नजर आएंगे और सब उस पर काबिज हो जाएंगे। तो मुसलमानों ने कुछ आहिस्ता आहिस्ता सर सैयद अहमद खान की इस बात को माना और अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ कन्वर्ट करना शुरू किया। नंबर 2 जो ऑब्जेक्टिव था, लॉयल्टी टू द लॉयल्टी ऑफ द मुस्लिम्स, लॉयल्टी ऑफ द मुस्लिम्स यानी मुसलमानों की लॉयल्टी को भी शो करना था इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनकी स्ट्रगल का, इस मूवमेंट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव था कि जो मुसलमानों की लॉयल्टी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने साबित करना था कि मुसलमान डिसलॉयल नहीं है। और इस चीज को मिनिमाइज या खत्म करने के लिए उन्होंने एक आर्टिकल या एक बुकलेट जो थी वो लिखी, जिसका मेन टॉपिक था कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था सर सैयद अहमद खान का, जिसने पूरे जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बहुत डीप इम्पैक्ट डाला ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, और डिफरेंट जो सोसाइटी या डिफरेंट जो कम्युनिटीज थी सब कॉन्टिनेंट में, उन सब पे बहुत ही डीप इम्पैक्ट डाला। और आज तक बहुत ही उसको इम्पोर्टेंस की निगाह से देखा जाता है सर सैयद अहमद खान के इस आर्टिकल को, कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, जिसमें उन्होंने बहुत ही रिसर्च, बेसिकली एक रिसर्च पेपर था जिस पे उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च की थी। और ये वही बात जो मैंने कही थी कि ब्लेम एक्चुअली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोर्ट में डाला। उसने बोला, उन्होंने उसमें लिखा कि सारी गलती मुसलमानों की नहीं है और ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी गलती है, और मुसलमान ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है रिवॉल्ट के। उस जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख और डिफरेंट और कास्ट थी, वो सब इसमें इन्वॉल्व थे अगेंस्ट द वॉर ऑफ इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सिर्फ बाकी सब तो बेनिफिट ले रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट में कोई जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहे, सिर्फ मुसलमान ही जो है वो डिसलॉयल भी बने और उसके लिए सारा जो नुकसान वो मुसलमानों ही ने उठाया। ऐसा क्यों है? ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट जो आर्टिकल था, ये आहिस्ता, जो मैंने पहले बताया था कि एक सेक्रेटरी टू द ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो थे, उन्होंने इस पर बहुत ही नाराजगी का इजहार किया था, लेकिन ग्रेजुअली वो सब समझ गए और इसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने कुछ ऐसी लेजिस्लेशन की बाद में जिससे मुसलमानों को फायदा हुआ। जैसे उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो जमीनें जो रिवॉल्ट के बाद मुसलमानों से ले ली गई हैं और जो सजाएं दी गई हैं, जो बहुत ही दूर मुल्क से भेज दिया गया था सजा के तौर पे, उनको वापस लाया जाए और उनकी ज़मीनों को वापस किया जाए, और मुसलमानों के जो एरियाज हैं उसमें बेसिक हेल्थ और भी दी जाए। तो ये सारी चीज़ों को ग्रेजुअली जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया और ज़मीनों और उनके इलाकों में जो बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज़ थी या बेसिक फैसिलिटीज़ जो थी वो भी देना शुरू की। और इसी आर्टिकल की बेस पे 1885 में A.W. ह्यूम्स ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। वो बेसिकली जिसकी वजह ये थी कि गैप था सोसाइटी के लोगों में, सब कॉन्टिनेंट के जो लोग थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिटवीन एक गैप था, जो कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के दरमियान वो गैप नहीं होना चाहिए। उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये प्रॉब्लम आगे तक कैसे जाए, ये गैप था। और इसी गैप की जो है वो नोटिस में लेके आया था सर सैयद अहमद खान। तो इस गैप को खत्म करने के A.W. ह्यूम्स ने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो थी वो बुनियाद डाली, ताकि ये गैप जो है अवाम का और गवर्नमेंट का खत्म हो। यहाँ पे पहले इस जो है वो पहले एक कैबिनेट या एक ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे लोग बैठें, अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, फिर वहाँ पे गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल भी हो और फिर वो आगे जाके वायसराय तक जो है वो बात लेके जाए, जो कि आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस तक बात बनी। और
ये उसी जो है कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट की बेसिस पे ये सारी चीजें हो रही थी। इन पॉइंट ये उसके रिजल्ट आ रहे थे। कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट का एक रिजल्ट और भी आया कि अच्छा सर, सैयद अहमद खान की जो हमने सारा पीछे जो हमने एक हिस्टोरिकल वर्क पढ़ा, उनकी जो स्ट्रगल या वर्किंग थी वो हमने देखी। लेकिन सर सैयद अहमद खान का जो सबसे रिमार्केबल जो काम है वो एजुकेशन साइड पे। उन्होंने जो ही इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के लिए मॉडर्न एजुकेशन के फाउंडर माने जाते हैं। और उन्होंने तमाम मुसलमानों को या स्टूडेंट को ये इस पे एम्फसाइज किया, फोकस किया कि आप इंग्लिश हासिल करें, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें, जो कि काम आएगी। आप अंदाजा लगाएं कितने विजनरी उनका जो अप्रोच थी और थिंकिंग थी कि आज से तकरीबन मोर देन 140 ईयर्स पहले उन्होंने ये बात जो कही थी मुसलमानों से कि आप इंग्लिश सीखें और यही आपके काम आएगी। और हम आज भी इंग्लिश सीख रहे होते हैं, सीखने के लिए जा रहे होते हैं। तो ये उस वक्त आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि सर सैयद अहमद खान यानी ऐसी पर्सनालिटी थी जो कि 100 ईयर्स जो ना आगे देख रही थी कि मुसलमानों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए बेसिक जो है वो सेफ गार्ड क्या है, एजुकेशन। उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया। 1862 में उन्होंने गाजियाबाद में जो है वो एक साइंटिफिक सोसाइटी की जो एक बुनियाद रखी। वहां पर उन्होंने बहुत सारी बुक्स का, इंग्लिश बुक्स का ट्रांसलेशन किया। ये एक बहुत ही मेजर वर्क था उनका इनिशियली। यानी इससे एक फायदा क्या हुआ, एक तो मुसलमानों को जो है वो न्यू एजुकेशन, इंग्लिश उस वक्त नहीं पढ़ने आती थी, तो उन्होंने ये उसका एक सोल्यूशन निकाला कि उन तमाम बुक्स को ट्रांसलेट कर दिया जाए जो उस वक्त। तो वो ट्रांसलेशन से बहुत फायदा हो गया। वो मुसलमान बच्चे जिनको सिर्फ उर्दू पढ़ने आती थी, वो उस जो मॉडर्न एजुकेशन को पढ़ने लगे और समझने लगे। उसका एक और फायदा ये हुआ कि नए नए वर्ड उर्दू में आना शुरू हो गए। एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला कि जो इंग्लिश के नए वर्ड्स थे जो साइंस में यूज हुआ करते थे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इस तरह की डिफरेंट जो सब्जेक्ट थे, उसमें जो वर्ड यूज होते थे वो इंग्लिश में कन्वर्ट होना शुरू हुए। और वही वो टाइम था जब ये सारे हमारे मंथ, ईयर, डेज, ये सारी चीजों के बहुत सारे वर्ड्स को जो है उर्दू में कन्वर्ट किया गया। और इतना खूबसूरती और बेहतरीन तरीके से उसको कन्वर्ट किया उर्दू में कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो उर्दू के इंग्लिश वर्ड हैं। हम बहुत सारे आम आज तक उन वर्ड्स को हम बोलते हैं और वो इंग्लिश के वर्ड थे और हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता। जैसे हमारे मंथ के नेम है, आप देखेंगे तो वो सारे इंग्लिश है, लेकिन इतनी खूबसूरती से उसको कन्वर्ट किया उर्दू में कि पता ही नहीं चलता कि इंग्लिश के वर्ड हैं। ऐसे बेशुमार इंग्लिश के वर्ड हैं जो हमारी लैंग्वेज में आके उर्दू में बोले जाते हैं और ऐसा लगता है वो उर्दू ही के वर्ड हैं। वो एक लंबी लिस्ट है, अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। इसके बाद वो सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड गए कुछ सालों के लिए। वहाँ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी का उन्होंने जो था ऑब्जर्व किया, स्टडी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे कि कैसे पढ़ाते हैं, उनका क्या तरीक़ेकार है और जो है वो सब वो एजुकेशन का तरीक़ेकार क्या है, लेवल क्या है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने कई साल तक वहाँ डिस्कस ऑब्जर्व किया। और फिर जब वो सब कॉन्टिनेंट में वापस आए तो उन्होंने भी यही सोचा कि मैं सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया में भी एक ऐसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाऊं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का लेवल का हो। जब उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने एमओ कॉलेज की बुनियाद डाली, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इस कॉलेज को या इस इदारे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लेवल पे लेके जाए, तो उसके लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत थी, फंडिंग की ज़रूरत थी, एजुकेशन वाइज पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी हार्ड वर्क उन्होंने किया होगा इस
कॉलेज को यूनिवर्सिटी और बहुत बड़े इदारे तक लेकर जाने के लिए। यानी जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, एक टाइम ऐसा आया कि मुसलमानों के लिए सेंटर ऑफ एक्टिविटीज बन गया। स्पेशली पॉलिटिकल एक्टिविटी का जो सेंटर था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि वो इदारा कैसा होगा जब पूरे मुसलमान उस इदारे में आके, यानी जो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही थी, बड़े बड़े नामवर लोग जो थे, बड़ी पर्सनालिटीज मुसलमानों की, वो सर सैयद या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपने आप को रिलेट करने में बड़ा फख्र महसूस करती थी। ये उनकी अचीवमेंट। अच्छा, सर सैयद अहमद खान को अपनी एजुकेशनल जो अचीवमेंट थी या उनकी जो स्ट्रगल थी, उसकी वजह से सर सैयद अहमद खान को मॉडर्न एजुकेशनल का पायनियर्स जो है समझा जाता है। और बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उनका जो मेन फोकस था वो मुसलमानों की और मुसलमान बच्चों की तालीम था। दैट्स इट। जब 1857 में उन्होंने कॉजेस ऑफ रिवोल्ट 1859 में लिखा था, उस वक्त मुसलमानों को एड्रेस भी यही किया था कि आप एक एजुकेशन हासिल करें, इंग्लिश एजुकेशन, ताकि वो हम हिंदुओं को बीट कर सकें जो ऊपर हर लेवल पे पोस्ट में और इसमें ऊपर जा रहे थे। और जो गैप था मुसलमानों को और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान वो भी खत्म हो, वो भी बेसिकली इंग्लिश ही के जरिए, इंग्लिश आएगी तो उनसे बातचीत हो सकती थी अपने डिफरेंट जो है डिफिकल्टीज के। 1859 में उन्होंने मुरादाबाद में भी एक पर्शियन स्कूल था, उसकी बुनियाद रखी। अच्छा, कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट में मुसलमानों को उन्होंने ये भी एक एडवाइस की कि फिलहाल जो है आप लोग अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसको ख़त्म कर दें और एजुकेशन की तरफ फोकस करें, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन की फोकस करें, क्योंकि अभी जब तक वो फेवरेबल कंडीशन होंगी नहीं मुसलमानों की और ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उस वक्त तक पॉलिटिकल एक्टिविटी को स्टार्ट ना किया जाए। और वो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? जब आप एजुकेटेड हो जाएंगे, एजुकेशन आपको हासिल हो जाएगी, आपको इंग्लिश आ जाएगी, अपनी बातों को, अपने व्यूज को आप जो है ना उन तक कम्युनिकेट कर सकेंगे, तो आपकी जो कोई से होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा था पॉलिटिकल एक्टिविटीज को साइड में कर दें और सिर्फ फोकस करें एजुकेशन पे। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने मुरादाबाद में 1859 में एक पर्शियन स्कूल की स्टार्ट किया, उसके बाद एक मदरसा स्टार्ट किया, फिर 1862 में जो है वो एमए कॉलेज, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी, जिसके लिए वो उन्होंने जो है वो आगे चल के जो अलीगढ़, फिर उन्होंने वहां से शिफ्ट करके अलीगढ़ लेकर आए। और इसका बेसिक काम था सारी ट्रांसलेशन करना, वो इंतहा बुक्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही, मुसलमान स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद रही। इसके बाद उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी थी, जिसका बेसिक काम यह था कि तमाम इंग्लिश की जो बुक्स थी उनको ट्रांसलेशन करना था। 1886 में सर सैयद अहमद खान ने ऑल इंडियन मोहम्मदन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी, जिसका बेसिक काम यह था कि मुसलमान स्टूडेंट में पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा की जाए। देखिए, अब जब उन्होंने इतना एजुकेशन वर्क कर लिया, जो कि उन्होंने कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट में कहा था कि अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को एक साइड कर दें और एजुकेशन पे फोकस करें। जब हम एजुकेशन वाइज अपने आप को इस स्टैंडर्ड का बना लेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर सकें, तो फिर हम पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करेंगे। 1886 तकरीबन उस बात को 18 ईयर्स के बाद उन्होंने जब ये समझा कि अब मुसलमान इस काबिल हो गए, तो फिर उन्होंने इस इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी, ताकि मुसलमान स्टूडेंट में पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा की जाए। ये देखिए कितने फोकस और प्लान, जो एक स्ट्रेटेजी थी सर सैयद अहमद खान, उसके तहत चल रहे थे। और उसका बेहतरीन फायदा हो, आज भी हम सर सैयद अहमद खान इसी स्ट्रगल और अचीवमेंट की वजह से पूरे सब कॉन्टिनेंट में, स्टेट पाकिस्तान और इंडिया दोनों में मुसलमानों में बहुत ही रिस्पेक्टफुल जो पर्सनालिटीज हैं वो सर सैयद अहमद खान को की है। स्पेशली एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं, उसमें सर सैयद अहमद खान का नाम नहीं हो तो वो तमाम हिस्ट्री जो है मॉडर्न एजुकेशन की इन द सब कॉन्टिनेंट वो इनकम्प्लीट होती है। तो सर सैयद अहमद खान के बगैर हमारी एजुकेशन जो अचीवमेंट है वो इनकम्प्लीट है। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने इतना बड़ा पार्ट प्ले किया है उन्होंने हमारी एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने में।
ये देखा, सारी चीज़ों को डिस्कस किया, पॉलिटिकल और एजुकेशनल जो स्ट्रगल थी सर सैयद अहमद खान की, जो कि बोथ एंड पे हर तरह से एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट जो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के तौर पे पहचानी जाती है।